और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अगले 4 चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने लगाया पूरा दम। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे धुआंधार प्रचार। अमित शाह महाराष्ट्र और यूपी में संभालेंगे कमान, तो वहीं हैदराबाद में प्रियंका गांधी और यूपी में अखिलेश यादव समेत बाकी दल के नेता भी लगा रहे हैं पूरा जोर। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को देना है जवाब। सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। हमास के खात्मे और बंधकों की वापसी तक रफा में जारी रहेगा इजराइल को ऑपरेशन। यूनाइटेड नेशंस महासचिव ने हालात पर जताई चिंता। अनगिनत परिवार पलायन के लिए मजबूर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने दी गवाही। चुप रहने के लिए पैसे देने का लगाया आरोप। मेजबान देश फ्रांस में आज पहली बार प्रवेश करेगी ओलंपिक मशाल। मार्सेल शहर में राष्ट्रपति मैक्रों भी रहेंगे मौजूद। इस साल जुलाई में शुरू होंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब 4 चरण और बाकी हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अब पूरा जोर लगा दिया। हालांकि सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को नतीजे बताएंगे कि केंद्र में किसकी सरकार होगी। बहरहाल आज प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए दक्षिण राज्यों के दौरे पर हैं। पहले तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में उनकी 3 रैलियां और एक रोड शो होना है। प्रधानमंत्री करीमनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के वारंगल में अगली रैली दोपहर 12 बजे होगी और फिर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे और राजमपेट में जनसभा करने वाले हैं। शाम 7 बजे उनका विजयवाड़ा में रोड शो का कार्यक्रम है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह इस बार के आम चुनाव में प्रधानमंत्री के 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आज चुनावी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं और इस दौरान वो लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम में महाराष्ट्र के जालना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्टार प्रचारकों में शामिल राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आज एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में आज प्रचार करने के साथ ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ और कालाहांडी में राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी भी बिहार के बेगूसराय और दक्षिणी दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा आज हैदराबाद में वोट अपील करेंगी। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के पक्ष में चुनावी रैली करती नजर आएंगी। यहां से फिलहाल एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारा। हैदराबाद का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है। वहीं उत्तर में आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। आज फर्रुखाबाद में चुनावी सभा में अखिलेश अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा क्षेत्र के चौहटन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां दुधवा खुर्द गांव में पोलिंग बूथ संख्या 50 पर आज पुनर्मतदान हो रहा है।
पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। पुनर्मतदान वाले बूथ पर 1294 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सुबह से ही इस बूथ पर लोग मतदान के लिए आना शुरू हो गए हैं। गौरतलब है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से उम्मेदाराम बेनीवाल प्रत्याशी हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां भड़काऊ भाषण देना बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी अध्यक्ष मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ गया। मायावती ने कल देर रात उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। इसकी वजह आकाश आनंद का अपरिपक्व होना बताया जा रहा है। आपको अगर याद हो तो आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली थी, जिसके बाद वो विवादों में आए और बीजेपी ने उन पर सियासी हमले बोले। इसके बाद भी आकाश आनंद इस तरह की कई टिप्पणियां करते रहे, जिससे पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। बहरहाल मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त कर दिया। उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी मूवमेंट के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पद से मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को हटाने पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं, लेकिन इस पर भी आपको दिखाएंगे कि क्या कहा गया भाजपा प्रवक्ता द्वारा, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बेटा कहता है, पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में श्रीनगर के पोलो ग्राउंड के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में ये नजारा है नुक्कड़ नाटक का, जो आयोजित किया गया है स्वीप के तहत मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के महत्व को समझें। लोकसभा इलेक्शन अभी ये चल रहे हैं, तो अभी हमारा 4th फेज का इलेक्शन है, जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 13 मई को है। इसी तरीके पहले भी हो चुके इलेक्शन जम्मू में, और अभी ये नेक्स्ट 6 फेजेस का इलेक्शन है। तो पर्पज़ यही है, हम जो स्वीप के तहत जो है ये सब पर्पज़ ये है कि मास अवेयरनेस करना, लोगों को जागरूक करना कि आपने क्यों वोटिंग करनी है। चुनाव आयोग की ओर से इस तरह के कार्यक्रम पूरी घाटी में आयोजित किए जा रहे हैं,
जिसमें नुक्कड़ नाटक के साथ साथ गीत संगीत और कई अन्य तरीकों से मतदान की अहमियत बताई जा रही है। वोट डालने से परहेज ना करें, क्योंकि हमारा हक है। सही वोट का इस्तेमाल कीजिए, गिले शिकवे छोड़िए। कल भी अगर हम गिले शिकवे करें वोट ना डालकर तो ये तो नाइंसाफी है। आज सही वोट का इस्तेमाल कीजिए, गिले शिकवे छोड़ दीजिए। श्रीनगर में इस पहल को काफी पसंद भी किया जा रहा है, खासकर युवाओं द्वारा। स्वीप भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ECI का प्रमुख कार्यक्रम है, जो विभिन्न माध्यमों से नागरिकों और मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित कर रहा है और घाटी में भी आगामी चुनाव में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। लोकतंत्र का पर्व मेरा गर्व, इसी भावना को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा ले जाने के लिए ये कदम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वोट परसेंटेज को बढ़ाएं, अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करें। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली ने अमृतसर में आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अविनाश जौली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब के सह प्रभारी नरेंद्र रैना ने अविनाश जौली को भाजपा में शामिल करवाया। 6 बार के पार्षद अविनाश जौली के भाजपा में शामिल होने पर ये कहा गया कि वो शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते पार्टी से अलग हुए। लेकिन आज घर वापसी पर खुशी है। अब भाजपा के लिए दिन रात एक कर भाजपा को अमृतसर में विजय दिलाएंगे। भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को देखने आए 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया, पारदर्शिता और वोटिंग को लेकर मतदाताओं के उत्साह की जमकर तारीफ की है। तीसरे चरण के मतदान में इन प्रतिनिधियों ने 6 राज्यों के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। साथ ही मतदान टीम्स को मतदान सामग्री और मशीनें भेजने की प्रक्रिया देखी। आपको बताएं कि फिलीपींस और श्रीलंका के डेलीगेट्स ने भोपाल के मतदान केंद्र और भूटान, मंगोलिया और इजराइल के डेलीगेट्स ने गोवा के मतदान केंद्र का दौरा किया। चुनाव आयोग की इस पहल का मकसद विदेशी प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणालियों की बारीकियों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से परिचित करवाया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसलिए महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र बनाया गया। पुणे के रायरेश्वर में 160 मतदाताओं के लिए ये मतदान केंद्र बनाया गया। मतदान दल लोहे की सीढ़ी के सहारे 1 घंटे तक सफर कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की निजी विदेश यात्रा पर उनकी कड़ी आलोचना की। केरल में जो हीट वेव है, वेस्ट नाइल बुखार है, जहां कई लोगों की मौत की खबर है, वहां ऐसे में राज्य के मुखिया अपने आनंद के लिए विदेश यात्रा पर निकल पड़े। आलोचना का ये कारण बना और भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री पिनरई को आधुनिक युग का नीरो कहा। वी मुरलीधरन ने कहा कि मुख्यमंत्री बगैर किसी को प्रभार दिए ही इतनी लंबी निजी यात्रा पर निकले। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि इस यात्रा को प्रायोजित कौन कर रहा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या इस प्रकार की यात्राएं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित श्रमिक वर्ग की विचारधारा के अनुरूप है। केरल के मुख्यमंत्री अपने दामाद PWD मंत्री मोहम्मद रियाद और परिवार के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की 15 दिवसीय निजी यात्रा पर निकले हैं। First time in the history of Kerala, there are incidents reported where people die due to the heat waves. At such a point of time, if the Chief Minister goes abroad to Singapore and Indonesia to enjoy beach tourism, he should answer or clarify some of the questions. One, 19 days he is going abroad without handing over charge of the Chief Minister or the Public Works Minister to anyone. Second, they don't have what is the source of income for these
Chief Minister and the Minister. Who is the sponsor for the Chief Minister and these ministers and his family's tour abroad? Kerala people would like to know. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने खुशी जताई। एनवी सुभाष ने कहा कि हमने न केवल राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की बल्कि लगभग 30 से 40 मिनट तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी मंथन किया। Very happy when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has called all the members of the family of late P.V. Narasimha Rao after confirming Bharat Ratna, the highest civilian award, to late Narasimha Rao. Modi ji was like my, the grandfather. We never felt that, the difference between late Narasimha Rao and, the Modi ji, because the way he has conducted himself and inquiring about all our, the issues, not only the political issues where they discussed wide range of varieties like science, technology, health, education and children. So it went on almost half an hour to 45 minutes. हाल ही में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से भाजपा की ओर से पलटवार जारी है। इस बीच महंत राजू दास ने रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की, उसे शर्मनाक बताया और इसके साथ ही उन्होंने रामगोपाल यादव पर सनातन संस्कृति की अपमान करने का भी आरोप लगाया है। रामगोपाल यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही रामद्रोही रही है। आप देखिए, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना, उसके बाद वहां पर पुनः यह कहना कि बाबरी मस्जिद हम पुनः स्थापित करेंगे, पुनः बनवाएंगे। तो स्वाभाविक है, रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर बेकार है। उनके लिए तो सनातन संस्कृति का हर जगह वो बेकार है जहां हिंदुओं की आस्था जुड़ा हो, जहां से हिंदू जुड़े हों, वहां आस्था से ठेस पहुंचाने से मतलब है उनको एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करना है, सिर्फ टोपी की ही बात करना है, तो सनातन का विरोध तो करेंगे ही करेंगे वो। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जो बयान दे रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वोट बैंक के कारण वो दबाव में है। लालू प्रसाद यादव खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं कोई वोट बैंक जिहाद तो कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए 26/11 जैसे हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। देखिए, निपट गया है आधा चुनाव, तो अब कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है तनाव, दिख रहा है इन पर वोट बैंक का दबाव। और जिस प्रकार से ये वोट बैंक के दबाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। कोई वोट बैंक जिहाद की बात करता है, कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए जिस प्रकार से 26/11 हो, चाहे और भी आतंकी हमले हो, पूंछ जैसा हमला हो, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग जाता है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे, तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको पालन करते हैं। हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ्ते एक दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की मंजूरी दी थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और प्रधानमंत्री की तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां।
శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ నా యొక్క మరి అభిమానాన్ని మీకు చాటుతా ఉన్నాను ఇవాళ. भाइयों बहनों, भारत में तेलंगाना में साथियों, चाहे भारत की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर, ये सदियों से भारत की ताकत थी, कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ మనం చూస్తున్నాము, దేశంలో ఎంతో సమర్థత ఉన్నా తెలంగాణలో కూడా ఇక్కడ ప్రజలకు అనేక రంగాల్లో కూడా సమర్థత ఉన్నా మరి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఈ సమర్థత ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగాన్ని కానివ్వండి, ఆర్థిక రంగాన్ని కానివ్వండి, ఏ రకంగా అణిచివేసి కేవలం ఒక సమస్యల వలయంగా మార్చినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने हर सेक्टर को, भाजपा और एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतू बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार देश में टेक्सटाइल पार्क्स बना रही है। आज कौशल विकास से लेकर आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। మిత్రులారా, 10 సంవత్సరాలుగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము అన్ని రంగాల్లో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోతున్నదో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరణ చేసి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేదానికి ఇవాళ రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద ఆర్థికంగా ఆదుకుంటా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఇవాళ నానో యూరియా కానివ్వండి, లేదా ఇవాళ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరు మీద కానివ్వండి, లేదా ఇవాళ ఫసల్ బీమా పేరు మీద రైతులను ఆదుకునేటువంటి ఇవాళ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ఇవాళ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ కూడా ఏ రకంగా దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఒక నైపుణ్యత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళను ఏ రకంగా తయారు చేసి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు చేరవేస్తా ఉన్నాము. साथियों, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं
इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है, करप्शन। कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है। మిత్రులారా, భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ, దేశమే ముఖ్యమని భావించేటువంటి పార్టీ. ఇవాళ తెలంగాణలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఇది ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ పార్టీలు, అంటే తమ కుటుంబ ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాపాడే పార్టీలు. ఆ రకంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ కు బీఆర్ఎస్ కు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏమిటంటే అవినీతి. ఈ రెండు పార్టీలకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏమిటంటే ఇవాళ సంతుష్టీకరణ రాజకీయాలు. ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ఏ రకంగా ఒక నాణానికి బొమ్మ బొరసగానే వ్యవహరిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీల తేడా ఏమీ లేదు, రెండు పార్టీలు కూడా ఒకటే. ఈ తెలంగాణను ఈ రెండు పార్టీల నుంచి కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద కూడా ఉన్నది. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा को, जो कि तेलंगाना करीमनगर से आ रही थी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद का स्वागत। दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत के राजदूत ने रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया है। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए। रन फॉर विकसित भारत की दौड़ के आयोजन में बैडमिंटन खिलाड़ी और भाजपा नेता साइना नेहवाल ने कहा कि वोट जरूर करो, हमारे अच्छे देश के लिए वोटिंग जरूरी है। हम सब मिलकर आगे बढ़े, ऐसे ही अपने कंट्री को आगे लेके जाए। वोट ज़रूर कीजिए। जो आपके आइडियाज़, जो आपके जो फ्यूचर के जो आप सोचते हैं, आप करना चाहते हैं, उसी गवर्नमेंट को ध्यान में रखिए और वोट कीजिए। और मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग हम मेरी तरह वर्ल्ड नंबर 1 बनिए अपने फील्ड में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में रन फॉर विकसित भारत के इस आयोजन पर अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि वोट ज़रूर डालें और हम सब जाएं इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। I urge everyone, you personally, कि प्लीज गो आउट, कास्ट योर वोट। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि हम सब जाएं और बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर नेशन। सो आई होप कि आप सब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जाएंगे और अपना वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। मैं तो जाऊंगा फॉर श्योर मुंबई में जब हमारा वोटिंग डे है उस दिन, और आप सब भी प्लीज जाएं।
बैतूल में ईवीएम ले जाने के क्रम में यांत्रिक खराबी के कारण आग लगी, जिसके बाद ईवीएम को नुकसान पहुंचा। मामले में बैतूल के एसपी निश्चल छारिया ने कहा कि घटना में 2 ईवीएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 4 अन्य ईवीएम को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। बैतूल लोकसभा क्षेत्रांतर्गत मुल्ताई विधानसभा के पट्टन एरिया की जो है 6 बूथों की मतपेटियां मतदान दल के साथ जो है एक बस में रवाना हुई थी। विजय ट्रेवल्स की बस थी और थाना साईखेड़ा के पास ग्राम गौला में उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट के कारण आग लग गई और उसमें 2 मतपेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जबकि 4 ईवीएम्स जो है इनके कुछ पार्ट सुरक्षित हैं और कुछ में आग लग गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर नोएडा में केस दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 95 स्थित एक पेट्रोल पंप मालिक ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया कि पंप पर लाइन में लगने के कारण स्वयं को अमानतुल्लाह खान का बेटा बताने वाले युवक ने गुस्से में पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट की। ये वीडियो सामने आया। नोएडा पुलिस के एडीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। एक विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में। बाद में वहां मौके पर विधायक अमानतुल्लाह स्वयं भी आए और उनके द्वारा भी वहां पर धमकी दी गई है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिकाएं कई साल से लंबित हैं और समय समय पर कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश जारी करता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों लगी आग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई के लिए इसे लिस्ट किया है। भारतीय सेना के सुपर 30 ने 18 वंचित छात्रों को जेईई मेंस में सफलता दिलाकर इतिहास रच दिया। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर द्वारा संचालित पेट्रोनेट सुपर 30 पहल के अंतर्गत दूर दराज इलाकों के वंचित छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा क्रैक करने के लिए तैयारी करवाई जाती है। भारतीय तटरक्षक बल ने केरल के बेपोर तट से तमिलनाडु के एक मछुआरे को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई। मछुआरों के डूबने के संबंध में मैरीटाइम रेस्क्यू सब सेंटर को खबर मिली। इसके बाद तत्काल प्रभाव से मछुआरों को रेस्क्यू कराया गया। वहीं फेफड़ों में समुद्री पानी घुसने के कारण मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर आईसीजी ने तुरंत मेडिकल टीम के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। फिलहाल मरीज डॉक्टरों की निगरानी में है और उसकी हालत स्थिर है। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख में आयोजित की गई। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति के तहत भूटान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी समृद्धि के लिए सीमा शुल्क और व्यापार सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए नए विकास पर विचार करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और सामाजिक नवाचारों को अपनाने पर भी सहमति जताई। भारत आयात और निर्यात के लिए भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। भूटान के साथ भारत का व्यापार 2014-15 में $484 मिलियन से 3 गुना बढ़कर 2022-23 में $1,615 मिलियन हुआ, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिका जू फेहोंग को भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त किया। जू फेहोंग भारत में चीनी राजनयिक सन वेइदोंग का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया था। फेहोंग अफगानिस्तान और रोमानिया में चीन के राजदूत रहे हैं। 60 साल के फेहोंग को जल्द ही दिल्ली आकर पदभार ग्रहण करने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान विचारक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पीढ़ी दर पीढ़ी असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहती है। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर बेरी पाएर बेगे
केटे जाए ओरिश ना हार दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। रविंद्रनाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, बहुआयामी व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके भीतर एक शिक्षक हर पल अनुभव कर सकता है। उन्होंने गीतांजलि में लिखा, He who has the knowledge has the responsibility to impart it to the students। अर्थात जिसके पास ज्ञान है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बांटे। गुरुदेव टैगोर ज्ञान और विवेक से संपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे, जिनकी लेखनी ने हर किसी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तबे एकला चलो रे যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ। बात हैदराबाद की, जहां भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शहर के कई हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश दर्ज की गई। इस दुर्घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख व्यक्त किया और अधिकारियों से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके साथ ही घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के आदेश भी दिए गए हैं। हमास के अधिकारी उसामा हमदान ने चेतावनी दी कि अगर रफ़ा में इस्राएल का सैन्य हमला जारी रहता है तो संघर्ष विराम पर कोई समझौता नहीं होगा। बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमदान ने ये बयान दिया। इस वक्त हमास का एक प्रतिनिधिमंडल संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए दोहा से काहिरा पहुंचा। हमदान ने कहा कि अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है और संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव, जिस पर हमास ने सहमति जताई है, हमारे लोगों की मांग को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रफ़ा सीमा हमारे लिए हमेशा से मिस्र फिलिस्तीन की बीच की सीमा रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि रफ़ा सीमा के गाजा क्षेत्र पर सेना का नियंत्रण हमास की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी फिलिस्तीनी समूह हमास का संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव इजरायल की आवश्यक मांगों से काफ़ी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सैन्य दबाव आवश्यक है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि अगर हमास ने समझौते के तहत हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजरायल रफ़ा और अधिक भयानक हमले करेगा। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कल रफ़ा का दौरा किया। उन्होंने अपने सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इजरायल जब तक रफ़ा और गाज़ा में हमास को ख़त्म नहीं कर देता तब तक अभियान जारी रहेगा। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने फ्लोरिडा से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वर्गीकृत दस्तावेजों के मुकदमे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। एक आदेश में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश एलिन कैनन ने मामले में पूर्व परीक्षण गति और वर्गीकृत साक्ष्यों के मुद्दों का हवाला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में कार्यालय छोड़ने के बाद फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो एसेट से संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों को बनाए रखने और उन्हें दोबारा प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सरकार के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए 40 संघीय मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मार्केट से सभी वैक्सीन वापस मंगाने का फैसला लिया। कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई। हाल ही में कंपनी की ओर से कोर्ट में वैक्सीन लगने के बाद गंभीर दुष्प्रभाव को स्वीकार किया गया। हालांकि कंपनी की ओर से बाजार से वैक्सीन वापस मंगाने के पीछे कोई और कारण बताया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में गिरफ्तार 3 भारतीय पहली बार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को कनाडा की अदालत में पेश हुए। कनाडाई नागरिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की 18 जून 2023 को सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एडमंटन में रहने वाले भारतीय नागरिक करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ को
शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उन पर फर्स्ट डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा में मार्च में आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत की साजिश अफगानिस्तान में रचने के दावे को गैर जिम्मेदार और वास्तविकता से दूर बताया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खराजमी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों द्वारा सख्त सुरक्षा उपायों के तहत एक क्षेत्र में इस तरह का हमला करना पाकिस्तान की कमजोरी को दर्शाता है। खराजमी ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए अफगानिस्तान के आलोचना करने के साथ साथ हमले से लोगों का ध्यान भटकाना एक और असफल प्रयास है और ये चीन को भी पता है कि इस हमले की योजना बनाने और अंजाम देने वाले अफगानिस्तान में नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान सेना की प्रेस इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के प्रमुख मेजर जनरल अहमद शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के बाद आया। ओलंपिक मशाल मार्सिले के दक्षिणी बंदरगाह के रास्ते वो आज फ्रांस पहुंचने वाली है। पहली बार फ्रांस पहुंचने पर मशाल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। ओलंपिक मशाल के स्वागत समारोह में लगभग 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मशाल के फ्रांस पहुंचने से पहले मंगलवार को ड्रोन शो और आतिशबाजी का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 800 से अधिक ड्रोनों ने भूमध्य सागरीय शहर के वीएक्स पोर्ट पर अलग अलग आकृतियां बनाकर मशाल का स्वागत किया। और अब बात आईपीएल की, जहां आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें हैदराबाद में भिड़ने वाली हैं। मौजूदा टूर्नामेंट की बात करें तो दोनों टीमों के पास अब तक 5-5 मैचों में जीत के साथ 12-12 अंक हासिल हैं। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मंगलवार देर रात खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच में बोरुसिया ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा दिया। फाइनल मुकाबला 1 जून को विम्बले में खेला जाएगा। आधुनिक दौर में तकनीक का अगर सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए तो उसके कई फायदे हैं। इसी का एक उदाहरण सामने आया है। गूगल मैप तकनीक के कारण झारखंड के कैलाश का अपने पिता सहित परिवार से मिलन हो गया, जो पिछले 4 साल से अपने परिवार से बिछड़े थे और कुचामन में संचालित अपना घर आश्रम में रह रहे थे। देखिए नागौर से हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी की यह खास रिपोर्ट। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पुत्र कैलाश को देखते ही झारखंड निवासी पूर्ण प्रसाद की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। पिता पुत्र के मिलन का ये नजारा डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित अपना घर आश्रम का है। 4 साल पहले मानसिक अवसाद के चलते कैलाश अपने घर से निकल गए थे। उसके बाद से ही पिता पूर्ण प्रसाद और पूरा परिवार कैलाश की तलाश कर रहा था। फोन गया सर यहाँ से, पहले तो आने चाहता ही नहीं था। उसके बाद हम जो है जो फोन किया तो हम उसको तो बहुत बड़ा माने कि बाप देखिए परसों गया आज हमको वो जैसे बोल कर हुआ सर। ये तो है और हमको मिल गया तो खुशी है। खुशी तो है सर कि क्या करके सुना आप लोग आशीर्वाद है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा हालात में हमें कई लोग दिखाई देते हैं। ऐसे बेसहारा और पीड़ित लोगों के लिए डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में अपना घर आश्रम एक वरदान साबित हो रहा है। झारखंड के और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।